नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोग के सामने घटना चक्र का पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ। आप लोग को पता होगा कि घटना चक्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, कम से कम खासकर पीसीएस एग्ज़ाम में तो 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट होते हैं और मैक्सिमम भी और भी क्वेश्चन कहा जा सकता है जो रिपीट होते हैं या फिर उन क्वेश्चन के बेस पे बनाए जाते हैं, या ऑब्जेक्टिव जो एक क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनके बेस पे कहीं ना कहीं वो कनेक्ट रहते हैं। तो इस वजह से अगर हम घटना चक्र को एक बार कर लेते हैं, एक बार क्या एकदम उसको अच्छे से करते हैं, तो हमारे जो रिपीट क्वेश्चन वो गलत नहीं होंगे। प्लस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जो हमारा थोड़ा डाउट सेक्शन होता है वो क्लियर हो जाता है। टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते रहते हैं तो माइंड में एक इमेज सी बन जाती है। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बात ना करते हुए मैं घटना चक्र की सीरीज़ को आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन हमारे जो टॉपिक हैं भारत का संवैधानिक विकास, इससे हम ये फर्स्ट टॉपिक है। इससे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखती हूँ। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो जहाँ तक हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट के माध्यम से हमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें बताया गया था कि एक सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता है कलकत्ता में, और इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 1 से ही होगा, और इसका विस्तार भी पढ़ लेते हैं हम थोड़ा डिटेल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका पहला दिया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ के जस्ट आ ही रहे हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये सही है। दूसरा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि लेमेस्टर नहीं थे, यहाँ एलिजा इम्पे थे। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो थे इम्पे थे, लेमेस्टर नहीं थे। तो ये गलत है। चलिए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए सही है, एक सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे हम दोस्तों फिर देख लेते हैं, आगे का देख लेते हैं कि क्या है इसका फिर आगे का क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं, इसमें प्रश्न नंबर 3, इसमें 2 सूची दिए हैं, दोनों सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इसके आगे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें बोला है कि नियंत्रक परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हम पढ़ के आ रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। तो ये ए का 2, बी का 1 हो जाएगा यहाँ पे। नियंत्रक परिषद की स्थापना जहाँ तक हमें पता है पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के थ्रू हुई थी। तो ए का 2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी, ये मिली थी हमको 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिल गई थी। तो ये इसका 3 हो जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति 1833 में हुआ था। एक विधिक सदस्य था, उसकी नियुक्ति हो गई थी। तो नियामक परिषद के आइए हम इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2134 ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं कि नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1770 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में नियंत्रक परिषद की स्थापना, तथा चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, तथा चार्टर अधिनियम 1813 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं इसका।
निम्नलिखित में से किसने या किनके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, मतलब किस एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में हमें मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति भी मिली गई थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था कि किसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की हुई थी इस अधिनियम के द्वारा, कि 1 लाख रुपए ये शिक्षा पे देगा। और प्राच्य और आंग्ल विवाद, इसमें क्या हो गया था कि इसमें 2 गुट बन गए थे। एक गुट बोल रहा था कि नहीं, जो हमारा जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए जो हमारी पुरानी पद्धति से होना चाहिए, और एक गुट बोल रहा था कि नहीं, हमारी शिक्षा का माध्यम जो है हमारी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आए और अंग्रेजी माध्यम में हम शिक्षा दें। तो इस तरह से ये तीनों जो मिलके जो हो रहा है अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। इन तीनों को मिलके इसमें से 1 लाख रुपए का प्रावधान हुआ था, और इसमें हुआ था कि हम ईसाई मिशनरियाँ भारत में आएंगी और अब अपने शिक्षा का और अपने मतलब धर्म का प्रचार करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। तो आइए हम इसका वो पढ़, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। इसका हम वो पढ़ लेते हैं, डिटेल पढ़ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंट शिक्षा को प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर ने भारत शिक्षा प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। 1813 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। और 1823 में जनरल कमेटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन के गठन किया गया, जिसमें जिम्मेदारी दी गई कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी, कि मतलब हम शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए जरूर देंगे। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसमें 10 यूरोपीय सदस्य थे जिनके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैडविस बैंटिंग के शासनकाल में 7 मार्च 1735 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा की उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया तथा भारत में आंग्ल की शिक्षा के समर्थकों में नेता जो तो आंग्ल शिक्षा के समर्थक नेता थे ट्रेवियन, जबकि एसटी प्रिंसेप जो थे प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। प्रिंसेप जो है प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, आंग्ल शिक्षा के समर्थक ट्रेवियन। तो दोस्तों हम इतना जान चुके हैं। इसमें क्या हो गया था, 1813 के में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था कि प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा। फिर 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन द्वारा गठन किया गया। इसमें जिम्मेदारी दी गई थी कि शिक्षा के लिए आप 1 लाख रुपए देंगे। इसमें 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, और बाद में जनरल विलियम कैडविस बैंटिंग द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करते भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों में ट्रेवियन थे और प्राच्य शिक्षा के प्रिंसेप थे। तो दोस्तों इतना डिटेल आप लोग को पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों ये सब लोग जानते हैं, 1813 के अधिनियम के द्वारा चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में कंपनी को केवल एक राजनीतिक कार्य करने ही थे, मतलब उनको व्यापारिक कार्य को खत्म कर दिया गया और सिर्फ भविष्य में सिर्फ राजनीतिक कार्य कर सकते थे। आज प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही है। इसे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन का संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। हाँ, ये भी सही है। इसने ये व्यवस्था की
कि जितना मतलब जो जो भारत के जितने राज्य क्षेत्र हैं वो अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाएंगे। वो कंपनी के एकाधिकार क्षेत्र का वो बात नहीं रह गया, अब वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाएगा। तो ये भी सही है। प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये गलत है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया है अभी तक, ये गलत है। तो इसका पढ़ लेते हैं हम लोग दोस्तों, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं, डिटेल थोड़ा हम। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन के साथ व्यापार अभी बना रहा है को समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया था। इस एक्ट से हाल ही में कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों में अधिकार व राजस्व सौंपा गया था, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्न गत कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु 3 नहीं सही हैं, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आया था। तो भारत का जो राजस्व था वो 1858 के अधिनियम के द्वारा आया था नियंत्रण में, ना कि उस समय नहीं आया था। तो मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व शासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो इसका ऑप्शन 1 सही है दोस्तों, ये 3 गलत है, 1 और 2 सही है। क्योंकि भारत का जो राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आया है, 1858 के एक्ट के द्वारा, 1858 के एक्ट के द्वारा ये जो आता है कि ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, तथा एक ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया और विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के शासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया गया? मतलब किस अधिनियम के द्वारा देश जो हमारे भारतीय हैं वो अपने देश के शासन में कुछ हिस्सा ले सकते हैं? तो ये 1833 के एक्ट के द्वारा हुआ था। 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा थी धारा संख्या 87, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भारतीय अथवा क्राउन को देश प्रजा को उसके धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की वह धारा प्रशासन में भागीदारी की मुख्य आधार बनी थी। 1833 के अधिनियम की जो धारा थी, धारा 47, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय को अपने क्राउन की देशज प्रजा को, भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्णक्रम अथवा इनमें से किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 के एक्ट की वह धारा प्रशासन में भागीदारी हुई तो मुख्य आधार बनी थी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन सर दोस्तों 7 क्वेश्चन थे। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।